देखिए स्टूडेंट्स, अभी जो अपना टेस्ट हुआ था सीएमए फाइनल लॉ में चैप्टर नंबर 1 एंड 2 का, इसके अंदर 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए गए थे। एक तो दिया गया था एमसीक्यू, उसके अलावा बच्चों दिया गया था आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और एक आपको दिया गया था लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं, वो हम देखेंगे एक स्टूडेंट्स की जो सबसे ज्यादा जनरल प्रॉब्लम होती है और ज्यादातर स्टूडेंट्स की होती है, वो ये प्रॉब्लम होती है कि सर ये जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, इनका सर आंसर मुझे आता है। ऐसा नहीं है कि इनका आंसर मुझे नहीं आता, आंसर तो आता है, बट सर प्रॉब्लम ये है कि मुझे उसको लिखने का तरीका नहीं आता। अगर आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे पता है सर इसका आंसर क्या है, मैंने पढ़ा हुआ है, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। पर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इस आंसर को मैं कैसे बहुत अच्छे से प्रेजेंट करूं जिससे मुझे फाइनल एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स मिल जाएं, ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, यही चीज मैं आप लोगों को आज की क्लास में बताने वाला हूं कि जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे तो किस तरीके से आपको आंसर लिखना चाहिए, वो मैं आज की क्लास में आपको समझाने वाला हूं। अच्छा, दूसरी बात, अगर स्टूडेंट्स कहीं भी आपको डाउट हो तो आप अपने चैट बॉक्स पर लिखकर इजीली मेरे से पूछ सकते हैं, आपके सभी डाउट्स क्लियर करे जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन से। देखिए, क्वेश्चन इनडायरेक्टली दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले बड़े ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा इसको। कैन अ कंपनी चेंज इट्स ऑब्जेक्ट फॉर विच मनी इज रेज्ड फ्रॉम पब्लिक? ये पूछ रहा है कि अगर कोई कंपनी है और उस कंपनी ने पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट किया था, पब्लिक से पैसा लिया था, क्यों लिया था, कोई पर्पस बताया था। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज कीजिएगा, रिलायंस कंपनी ने पब्लिक से बोला कि हम एक नया प्रोजेक्ट ओपन करने वाले हैं और उस प्रोजेक्ट के अंदर हम लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर करेंगे, और आजकल लैपटॉप की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है, तो हम लैपटॉप मैन्युफैक्चर करने का एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। पब्लिक से बोला गया आप इस प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाओ, मतलब फाइनेंस दे दो, हमें पैसा दे दो, तो आपका इसमें इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और उसके बाद में जब ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा, लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर हो जाएंगे, सेल आउट होने स्टार्ट हो जाएंगे, बिकने स्टार्ट हो जाएंगे और उनसे प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट में आपकी भी हिस्सेदारी होगी। आपको आपका इन्वेस्टमेंट तो वापस मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा उस पर आप कुछ इंटरेस्ट भी कमाओगे, कुछ प्रॉफिट भी कमा लोगे। तो ये बोलकर पब्लिक ने पैसा इसमें लगा दिया। लेकिन आज रिलायंस कंपनी लेकिन आज रिलायंस कंपनी ये बोल रही है कि यार, ये जो पब्लिक से हमने पैसा लिया था लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, अब हम इन लैपटॉप्स को मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, बल्कि हम मोबाइल फोन्स को मैन्युफैक्चर करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना स्टूडेंट। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो कंपनी है, इसने जिस ऑब्जेक्ट के लिए, लैपटॉप मैन्युफैक्चर करना, जिस ऑब्जेक्ट के लिए पब्लिक से पैसा लिया था, उस ऑब्जेक्ट को चेंज करके उस पब्लिक के पैसे को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए यूज में लेना चाहती है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्या ऐसा किया जा सकता है? क्या एक कंपनी ऐसा कर सकती है? अगर हां, तो क्यों करेगी एंड कैसे करेगी? क्लियर ये चीज यहां तक? उसके अलावा क्या कोई एक्सेप्शन भी है, क्या कोई ऐसी सिचुएशन भी होगी जहां पर कंपनी ऐसा नहीं कर सकती? तो स्टूडेंट, पहले ना मैं आपको नॉर्मल आंसर समझा रहा हूं इसका, फिर मैं आपको बताऊंगा कि लिखेंगे कैसे। देखिए, फर्स्ट चैप्टर में सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है इसको, कि अगर कोई भी कंपनी, उसने अगर पब्लिक से पैसा लिया है, एक्सेप्ट किया है, डिपॉजिट लिया है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, एग्जांपल लैपटॉप मैन्युफैक्चर करने के लिए, लेकिन अब उसको चेंज करके उस पैसे को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए यूज में लेना चाहती है, तो उसके लिए कंडीशन ये है, सबसे पहली बात तो
जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, 75% अप्रूवल लेनी पड़ेगी। उस जनरल मीटिंग के अंदर कितने लोग आएंगे? वो लोग जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है, वो लोग उस जनरल मीटिंग में आएंगे। दूसरी बात, कंपनी सिर्फ तब ऐसा कर सकती है जब पूरा का पूरा पैसा अनयूटिलाइज्ड है। कहने का मतलब रिलायंस कंपनी ने बोला लैपटॉप मैन्युफैक्चर करने के लिए पैसा लगाओ, 100 लोगों ने पैसा लगाया, 100 लोगों ने पैसा लगाया, कितना? 1 करोड़ दिया एक बंदे ने, मतलब टोटल 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए 100 लोगों ने। आज रिलायंस कंपनी लैपटॉप की जगह मोबाइल मैन्युफैक्चर करना चाह रही है, 100 में से 100 का 100 करोड़ अनयूटिलाइज्ड होना चाहिए। 100 करोड़ में से एक सिंगल पेनी इस लैपटॉप मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज में नहीं आई है, टोटल अमाउंट अनयूटिलाइज्ड है। तो ही ये कंपनी अपना ये ऑब्जेक्ट चेंज करके दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए पब्लिक का पैसा यूज कर सकती है। लेकिन जरूरी यह है कि जिन 100 लोगों ने पैसा दिया था उनकी जनरल मीटिंग बुलाई जाए, उनसे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाया जाए। और अगर सपोज करो 100 में से 9 लोग बोलते हैं कि ठीक है मोबाइल मैन्युफैक्चर करने के लिए ऑब्जेक्ट चेंज कर लो, 10 लोग बोलते हैं कि जी नहीं, हमने तो लैपटॉप मैन्युफैक्चर करने में पैसा लगाया था, आप ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हो, हम तैयार नहीं है, तो उन 10 लोगों को उनका पैसा वापस कर दो। ये बच्चों मैंने सिर्फ आपको सिंपल लॉ बताया, ये अब तक मैंने आपको बताया जो एक्चुअली में आंसर है मॉड्यूल के हिसाब से। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, अब आपको ये समझना है, बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चों। जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का लिखना स्टार्ट करें तो एक चीज अपने माइंड में क्लियर रखिएगा कि हमेशा आंसर को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। सबसे पहला जो पार्ट होगा ना, सबसे पहला पार्ट, वो पार्ट होगा क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर हमें पता है, क्या एक कंपनी अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर सकती है जिसके लिए पब्लिक से पैसा लिया गया है? यस, a company can change its object for which money is raised from public. Money is raised from public. ठीक है, but following but following conditions must be fulfilled. लेकिन कर तो सकती है, लेकिन कुछ कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है। अब वो कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है टोटल मनी मस्ट बी अनयूटिलाइज्ड। दूसरी कंडीशन क्या है? पास स्पेशल रिजोल्यूशन। बच्चों एक चीज याद रखिएगा, जब आप फाइनल एग्जाम में आंसर लिख रहे हैं तो शॉर्ट फॉर्म बहुत कम यूज कीजिएगा, या फिर शॉर्ट फॉर्म यूज भी कर रहे हैं तो एक बार उसकी फुल फॉर्म लिख चुके हैं आप उस एग्जाम के अंदर, उस आंसर शीट में एक बार फुल फॉर्म जरूर लिखिए, ऐसे नहीं स्टार्टिंग से ही शॉर्ट फॉर्म यूज करें। पास स्पेशल रिजोल्यूशन, ब्रैकेट में यहां पर एस आर लिख दो, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि आगे हम इसको एस आर के नाम से बोलेंगे। पास स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। और मैंने क्या बोला था कि अगर 100 लोगों ने पैसा दिया था, उनमें से 90 लोग बोल रहे हैं कि हाँ जी आप ऑब्जेक्ट चेंज कर लो, लेकिन 10 लोग मना कर रहे हैं, तो ऐसे शेयर होल्डर को डिसेंटिएंट शेयर होल्डर्स बोला जाता है। पता होगा ये आपको, डिसेंटिएंट शेयर होल्डर्स। बच्चों आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में इस आंसर को, हालांकि आपको इसकी क्लास दे दी जाएगी, जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसकी रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी,
टेंशन मत लीजिएगा। बाकी आप अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं मेरे साथ साथ। डिसेंटिएंट शेयर होल्डर मस्ट बी गिवन एग्जिट अपॉर्चुनिटी। एग्जिट अपॉर्चुनिटी का मतलब है उनसे 10 लोगों से बोल सकते हैं कि देखिए ऑब्जेक्ट तो चेंज हो गया, क्योंकि 90 लोगों ने हाँ बोल दिया, हमें 75% अप्रूवल चाहिए थी स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए, 90 लोगों ने हाँ बोल दिया, तो ऑब्जेक्ट तो चेंज हो गया। अब आप मना कर रहे हो, आप चाहो तो आप अपना पैसा वापस लो और एग्जिट हो जाओ, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम 90 लोगों के पैसे से नए वाले ऑब्जेक्ट पे काम कर लेंगे। क्लियर है? इसके अलावा डी पॉइंट, पब्लिश the change of object, publish the change of object in newspaper and on website of company। ये बच्चों आपका हो गया फर्स्ट पैरा। आप ये मत सोचिएगा कि सर इस तरह से आप लिखोगे तो बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा, नहीं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट मैंने बोला ना, 3 पार्ट में लिखना होता है हमें, जिसका फर्स्ट पार्ट एक्चुअल आंसर होता है क्वेश्चन का, जो कि हमने लिख दिया। बाकी के जो 2 पार्ट हैं वो सिर्फ एक तरीके से आप ये लगा लीजिए प्रेजेंटेशन के तौर पर हम लिखते हैं अपने आंसर को एक बेटर प्रेजेंट करने के लिए, बहुत छोटा पार्ट होता है। ये बच्चों आपका अभी तक जो मैंने लिखा है ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसकी कोई हेडिंग नहीं देनी होती है, ये डायरेक्टली स्टार्ट हो जाता है आंसर यहां से। ठीक है? अब सेकंड पार्ट में हम क्या लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके फिर आपको लिखना है इन दी given question, in the given question same provisions have been asked along with exception which is utilization of money for former object। एक्सेप्शन क्या है, मैंने अभी भी बताया था, ऑब्जेक्ट क्लॉज को कब चेंज नहीं कर पाओगे, अगर पैसा यूटिलाइज कर लिया तो ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो सकता। तो एक्सेप्शन में लिख दिया यूटिलाइजेशन ऑफ मनी फॉर फॉर्मर। फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला जो ऑब्जेक्ट है, अगर उसके लिए आपने कर लिया। क्लियर ये चीज यहां तक? हालांकि मैंने आपको बोला कि जब भी हम लॉन्ग आंसर लिखते हैं तो 3 पार्ट में लिखते हैं, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है एक्चुअली में देखा जाए तो ये पूरी तरीके से इनडायरेक्ट नहीं है। जैसे कि अभी हम इसका आंसर देखेंगे तो इसको हम 3 पार्ट में देखेंगे, इस वाले का 2 ही पार्ट में आंसर कंप्लीट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पूरी तरीके से इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं। तो एक बार बच्चे मेरे को पहले आप चैट पर बताएं क्या ये यहां तक समझ में आया। राज, रुपेश, एक बार चैट पर क्लियर करें, क्या ये पहला वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्या इसका आंसर आपको समझ में आया? क्या थोड़ा सा आपको तरीका समझ में आया कि लिखना किस तरीके से है? देखो, मैं अभी हम इस वाले को भी लिखेंगे बच्चे, इस ये जो बी नंबर का क्वेश्चन है ना, मैं इसको भी लिखवाऊंगा ऐसे ही जैसे मैंने अभी लिखवाया है, पूरा 3 पार्ट्स में लिखवाऊंगा। बट उससे पहले बच्चों मैं आपको ना कुछ क्लियर करना चाहता हूँ, कुछ समझाना चाहता हूँ, उस चीज को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं ना आपको बहुत प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। देखिए, आपने ना कभी ऐसा सुना होगा बच्चे, आपने कभी ऐसा सुना होगा कि यार जो टीचर कॉपी चेक करता है ना, वो तो यार ये जो आंसर है ना उसका ऊपर ऊपर का पढ़ता है, नीचे नीचे का पड़ता है। हालांकि सुना बीकॉम के लिए होगा, शायद तक आपने ग्रेजुएशन के लिए होगा। ये सीएमए, सीए, सीएस बहुत प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, बहुत बड़ी डिग्री है, इनमें कम सुना होगा, बट सुना है आपने। पता है, ये सही बात है, गलत बात नहीं है ये, कि जो बंदा कॉपी चेक कर रहा है ना, वो आपके आंसर का स्टार्टिंग पॉइंट सबसे पहले पढ़ता है, बीच में इतना ध्यान नहीं देता है। उसकी 2 वजह होती हैं। पहली वजह होती है कि वो स्टार्टिंग में देख लेता है कि बच्चे ने किस तरह का आंसर लिखा है, क्या मुझे अंदर पढ़ना भी है क्या इसको, क्या मुझे अंदर अपना टाइम खराब भी करना है कि नहीं करना है। दूसरा, बच्चों स्टार्टिंग में पढ़ता है ना वो, इसीलिए मैंने आपको बोला कि हम अपना आंसर 3 पार्ट में लिखते हैं, 3।
और फर्स्ट पार्ट के अंदर हम एक्चुअल आंसर लिखते हैं। ज्यादातर बच्चे पता है क्या करते हैं, ज्यादातर बच्चे फर्स्ट पार्ट में लिखने लग जाते हैं कि एज आस्क इन दिस क्वेश्चन दैट कैन अ कंपनी चेंज इट्स ऑब्जेक्ट, वो सेम क्वेश्चन को रिपीट करने लग जाते हैं फर्स्ट पार्ट में। चेक करने वाले का वहां दिमाग खराब होता है कि यार क्वेश्चन क्यों रिपीट कर रहे हो, आप डायरेक्टली आंसर लिखो ना। आप डायरेक्टली आंसर लिखो, यस कंपनी कैन चेंज इट्स ऑब्जेक्ट बट आफ्टर फुलफिलिंग दी फॉलोइंग कंडीशंस। तो वहां उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है कि यार ये डायरेक्टली मुझे आंसर बता रहा है। तो सबसे पहले जब भी लॉन्ग आंसर आप लिखोगे, तीन पार्ट्स में लिखने की कोशिश कीजिएगा। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस अगर हैं तो वो तीन पार्ट में उनका आंसर आएगा। पहले पार्ट में उसका एग्जैक्ट आंसर लिखो जो क्वेश्चन पूछ रहा है। दूसरा पॉइंट हमेशा याद रखिएगा बच्चों, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा कि आप अपने आंसर को पॉइंट्स में लिखें। इसका एक बहुत ही ना बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको देता हूं। देखिए, अगर कोई भी कॉपी में पैराग्राफ में आंसर लिखा हुआ है तो पढ़ने वाले का ना माइंड में स्ट्रेस आ जाता है कि यार मुझे इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा क्या, और ये पैराग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है, मतलब मेरे को एक एक लाइन बड़े ध्यान से पढ़नी पड़ेगी वरना पैराग्राफ का मीनिंग नहीं समझ पाऊंगा। वहीं पर अगर आंसर पॉइंट में लिखा है, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, तो उसको यार ये टेंशन नहीं रहती है कि मुझे इस पूरे पैराग्राफ को याद रखना पड़ेगा। उसको लगता है यार एक एक पॉइंट आराम आराम से पढ़ लो, आंसर का क्रक्स समझ में आ जाएगा, और समझ में आ जाएगा बच्चे को लिखना आता है कि नहीं आता। क्योंकि इसकी मेन वजह क्या होती है कि जो पर्सन आपकी कॉपी चेक कर रहा है ना बच्चे, आप इतना मानिएगा कि वो इसलिए कॉपी नहीं चेक कर रहा है कि कल को आप सीएमए बनकर भारत का नाम रोशन कर दोगे और बहुत बड़े बन, कहने का मतलब समझिएगा उसका, वो कॉपी आपकी इसलिए चेक कर रहा है क्योंकि इस बात का ना उसको पैसा मिलता है और उसको 15 दिन मिल रहे हैं चेक करने के लिए। और 15 दिन में उसके पास में मान लो 500 कॉपीज हैं, 1000 कॉपी हैं चेक करने के लिए, जिसमें वो शुरू के 13 दिन तो आराम से अपना कोई दूसरा काम कर रहा है, वो हमारे जैसा टीचर है या प्रैक्टिस में है। वो सिर्फ 2 से 3 दिन में आपकी कॉपी चेक कर रहा है। इसलिए वो आपकी कॉपी को ऐसा नहीं है कि पूरा डिटेल में जाकर पढ़ेगा। हाँ, अगर आपने आंसर कुछ इस तरह का लिख दिया कि उसको मजबूर कर दिया कि यार मेरी कॉपी को अच्छे से पढ़ ले, तो भी आपको कॉपी को पढ़ेगा। दूसरी बात, अगर आपने पॉइंट्स में आंसर लिखा है तो उसका इंटरेस्ट बन जाता है आपकी कॉपी को पढ़ने में, अदरवाइज वो आपसे पहले ही परेशान होना स्टार्ट कर। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी आंसर लिखो पॉइंट में लिखो, और लॉन्ग आंसर में तीन पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करो, और सबसे फर्स्ट पार्ट में एग्जैक्ट आंसर लिख दो, पहले जो आंसर है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, एक मिनट, अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं बच्चे। ये वाला बोल रहा है एक्स वाई जेड लिमिटेड एक निधि कंपनी है और उसने फिक्स्ड डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हैं 3 महीने के लिए। अब उसने 3 महीने के लिए निधि कंपनी ने फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट किया और उसका रिजल्ट ये निकल कर आया, कॉन्सिक्वेंस उसका ये निकल कर आया कि उसको एक लीगल नोटिस मिल गया कि आपने प्रोविजंस का, कंपनी लॉ के प्रोविजंस का वायलेशन किया है, उल्लंघन किया है, आपने प्रोविजंस को, टर्म्स कंडीशन को फुलफिल नहीं किया है। आपको यह बताना है कि क्या सच में उस कंपनी ने वायलेशन किया है। ठीक है, हालांकि उसके बाद में क्वेश्चन में ये भी बोला है कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड भी बताओ निधि कंपनी के थ्रू, बट एक बार क्वेश्चन को यहां पे कंप्लीट करते हैं हम। अब इसका आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। आपको इतना पता होना चाहिए बच्चे कि निधि कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन कम से कम 6 महीने के लिए, 6 मंथ से कम के लिए वो फिक्स्ड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अब इसका यहां से आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, परसुएंट, तीन पैराग्राफ में आंसर लिखेंगे, मैंने बोला तीन पार्ट्स में लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। परसुएंट टू दी प्रोविजंस ऑफ कंपनी लॉ, निधि कंपनी कैन
एक्सेप्ट फिक्स्ड डिपॉजिट बट फॉर नॉट लेस देन 6 months। ठीक है। अदरवाइज लीगल पेनल प्रोविजंस विल बी अट्रैक्टेड। एक निधि कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है, और इसको आप चाहो तो पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। हालांकि ये इतना बड़ा नहीं था कि हम इसको पॉइंट में लिखें, इसलिए मैंने इसको सिंपल पैरा में लिख दिया। अगर ये ज्यादा में होता तो मैं इसको पॉइंट्स में लिखता, पर इसको भी हम पॉइंट में लिख सकते हैं। ये वाला फर्स्ट पॉइंट यहां पर बना सकते हैं, और इसको हम सेकंड में बना सकते हैं। मैंने क्या लिखा है कि कंपनी लॉ के प्रोविजंस को अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से निधि कंपनी फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन कम से कम 6 महीने के लिए तो करेगी, उससे कम के लिए नहीं करेगी। अगर उससे कम के लिए करती है तो फिर वो लीगल पेनल्टी प्रोविजंस को अट्रैक्ट कर रही है। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आ जाते हैं पैरा चेंज करके सेकंड पार्ट। इन गिवन सिचुएशन XYZ लिमिटेड निधि कंपनी। बच्चों मेरी राइटिंग आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी नहीं ज्यादा दे रही होगी, बट मैं इसीलिए बोल भी रहा हूं जिससे आप समझ सकें। इन गिवन सिचुएशन XYZ लिमिटेड अ निधि कंपनी एक्सेप्टेड फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर 3 months। ये आपका सेकंड पैरा हो गया। अब आ जाते हैं हम हमारे थर्ड और लास्ट पैरा पे, जो कि कंक्लूजन है। मैं यहां लिख देता हूं उसको, कंक्लूजन है वो। हेंस फ्रॉम द above explanation it is clear that penalty will be imposed on XYZ Limited and legal notice will be entertained। अब देखिए बच्चों, अगर आप आंसर लिखते ना, आप भी यही चीज लिखते। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखते ना स्टूडेंट्स, आप भी यही लिखते, आप कुछ दूसरा नहीं लिखते। ऐसा नहीं है कि आपको आंसर नहीं आता है, आपको भी तो आंसर आता है यार। आपने भी तो सीएमए का मॉड्यूल पढ़ा हुआ है, आपने भी तो लॉ पढ़ा है, आपने भी तो वही कोर्स पढ़ा है, आप भी यही आंसर लिखते। फर्क पता है सिर्फ कितना सा आ गया? फर्क सिर्फ इतना आ गया कि प्रेजेंटेशन का फर्क पड़ गया। मैंने उस चीज को अलग अलग पैरा में लिख दिया, अलग अलग पॉइंट्स में लिख दिया। वही चीज बहुत सुंदर सी और शॉर्ट, छोटी छोटी दिखने लगी। अगर आप इसी चीज को यहां से स्टार्ट करते और यहां तक एक ही पैरा में चलने देते, तो पढ़ने वाले का पहले ही दिमाग टेंशन में आ जाता है कि यार इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा क्या मेरे को इसका चेक करने के लिए। तो बच्चे फिर दोबारा से बोल रहा हूं, लॉन्ग आंसर जब भी लिखो 3 पार्ट्स में लिखो। पहले पार्ट में एग्जैक्ट आंसर लिख दो, जो उस क्वेश्चन का आंसर है उसे स्टार्टिंग में ही लिख दो, जिससे पढ़ने वाला जब उसे स्टार्टिंग में ही पढ़े आंसर को तो बोले यार इसको तो आता है, इसको क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली आता है। तो उसके दिमाग में ना आपका इंप्रेशन पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा कि यार मेरे को इसको अच्छे मार्क्स देने। बाकी फिर आपने क्या किया, उस चीज को और क्लियर कर दिया और प्रेजेंटेशन बेहतर कर दिया। जैसे बच्चों, अच्छा पहले, इससे पहले एक बार चैट बॉक्स पर बताओ क्या ये वाला समझ में आया बच्चों? राज, रुपेश, एक बार क्लियर करो मेरे को। और अगर प्रॉब्लम है ना, बिंदास पूछो आप अगर प्रॉब्लम है तो आप बिंदास पूछिएगा, मैं आपको समझा भी दूंगा दोबारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राज, रुपेश क्लियर है यहां तक? एक बार बता दो मेरे को चैट बॉक्स पर, क्लियर है ना? एकदम मस्त, ठीक है। चलो,
अब देखो इस वाले क्वेश्चन का भी एक बार आंसर में लिख के बताता हूं, है ना। अभी अपन जो टेस्ट हो रहे हैं अपने, अभी तो जैसे शुरू के 2 चैप्टर का टेस्ट हुआ है, अब आपके थर्सडे को अगले 2 चैप्टर का टेस्ट है, फिर ऐसे चलते रहेंगे, पहले चैप्टर वाइज चलेंगे, देन हाफ सिलेबस का टेस्ट होगा, देन फुल सिलेबस का टेस्ट होगा। तो हम कोशिश, जितना ज्यादा हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे लॉन्ग आंसर लिखने की, उतना आपके लिए बेहतर होगा। अब देखो एक बार ना सी वाले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं बच्चे। पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर मैं आपको आंसर लिखवाऊंगा। देखिए, ये बोल रहा है कि एक टोस्टर नाम की कंपनी है, वो 24 अप्रैल 2022 को इनकॉर्पोरेट हुई, और उसको 1 जुलाई को लीगल नोटिस आया सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला टोस्टर को कि भैया टोस्टर, आप अभी नई नई कंपनी बने हो, अच्छी बात है, लेकिन हमें पता चला है कि आपका नाम ऑलरेडी कोई एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड थी, उससे मिलता जुलता है, रिजेंबल करता हुआ है, इसलिए आप अपना नाम चेंज कर लो। सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिस कब आया? 1 जुलाई 2022 को। और टोस्टर लिमिटेड को कानून के हिसाब से कितने टाइम के अंदर चेंज कर लेना चाहिए था? 3 महीने के अंदर। 3 महीने, जब से सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिस आया उसके 3 मंथ्स के अंदर चेंज कर लेना चाहिए था। मतलब आप लगा लो जुलाई, अगस्त, सितंबर, है ना। तो मतलब उसे 30 सितंबर तक चेंज कर लेना चाहिए, वो चेंज कर लेना चाहिए था सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिस आने के 3 महीने के अंदर। लेकिन टोस्टर ने ऐसा नहीं किया। टोस्टर लिमिटेड जो है वो 25 दिसंबर को अपना नाम चेंज कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट को गुस्सा आ गया, बोला यार कानून बोलता है कि हमने जब नोटिस दिया उसके 3 महीने में चेंज करो, आपने तो 3 महीने निकाल दिए, नाम चेंज नहीं करा, तो अब आप पर पेनल्टी लगेगी। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट सही कर रही है? ये क्वेश्चन है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर पेनल्टी लगाकर सही कर रही है कि नहीं? अब हमें आंसर आता है कि हाँ जी सही कर रही है। हम लिखेंगे कैसे इसको? देखिए, हम ऐसे लिखेंगे, एक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज करेक्ट बिकॉज if a company receive a notice from सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूं जल्दी के लिए, फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट इन रेस्पेक्ट टू चेंज इट्स नेम, to change its name, then name must be changed by company within, name must be changed by company within 3 months. Otherwise, penalty can be imposed, which may be winding up of company, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। ये बच्चों फर्स्ट पैरा हो गया इस क्वेश्चन का। अब जगह नहीं है इसलिए मैं इसको हटा के सेकंड पैरा लिख रहा हूं, ठीक है। ये फर्स्ट पैरा हो गया। इन गिवन सिचुएशन, टोस्टर लिमिटेड नॉट चेंज्ड इट्स नेम विद इन 3 मंथ्स एंड नॉट चेंज, रुपेश अभी आपका भी कर देंगे, अभी आपको मैं बता दूंगा, है ना। आप टेंशन मतलब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चेंज इट्स नेम विद इन 3 मंथ्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज इम्पोजिंग पेनल्टी, इज इम्पोजिंग
पेनल्टी। ठीक है, यहां तक ये हो गया सेकंड पैरा। अब थर्ड पैरा आ जाते। हेंस फ्रॉम above explanation it is clear that action of central government is correct। यहां तक की बात सही है, यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब तो देखिए, ये मैंने आपको बताया लॉन्ग आंसर लिखने का तरीका। दोबारा से बता देता हूं, 3 पार्ट्स में लिखने की कोशिश करो। पहले पार्ट में एग्जैक्ट इसका आंसर लिख दो, सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख दो, थर्ड पार्ट में कंक्लूजन लिख दो। सेकंड और थर्ड पार्ट बहुत छोटा छोटा हो जाता है। उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि आप आंसर्स को पॉइंट्स में लिखें। ठीक है, ये चीज यहां तक।